सुनिए बेटा, देखो हमने लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये टास्क दिया कि भाई आप होलो आपका जो होलो कोन है उसके लिए एक बार फाइंड करने की कोशिश करना कि होलो कोन के लिए कहाँ पर होगा हमारा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हमें फाइंड करना था। मैंने होलो कोन ले लिया बेटा, इस तरह से लिया मैंने कि वर्टेक्स नीचे रखा है। यहाँ पर वर्टेक्स ले लिया, इस पॉइंट को आप चाहो तो ओ वगैरह कुछ मेंशन कर सकते हो। लेट इट बी दिस इज ओ। ठीक है बेटा, इसका जो वर्टेक्स है इसको आप ओ मान लीजिए। एक सेकंड, चलिए सुनिए। तो बेटा इसको वर्टेक्स को मैंने ओ मान लिया। मैं मान लेता हूँ ये जो आपका कोन है, होलो कोन है, यूनिफॉर्म कोन है, होलो कोन जिसकी हाइट कैपिटल एच मान लो, रेडियस आर माना चाहता हूँ थोड़े के लिए मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका मास एम मान लीजिए। लेट इट बी दिस इज द मास। ठीक, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले तो अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। अगर होलो है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन किस पर होगा, पूरे वॉल्यूम पर कि एरिया पर। आप कहेंगे सर होलो मतलब खोखला, खोखला मतलब आपका सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सरफेस के ऊपर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको इंडिकेट करते हैं हम लोग जनरली सिग्मा से। ठीक है, मास जिसको आप सरफेस मास डेंसिटी बोलते हो, या फिर है ना सुपरफिशियल डेंसिटी भी बोल देते हैं कहीं कहीं पर। सरफेस मास डेंसिटी हम वर्ड यूज करेंगे। तो बेटा सरफेस मास डेंसिटी, इसको हम लोग सिग्मा नोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू हमारा मास अपॉन एरिया होता है। इस कोन का मास हमने बोला है m। एरिया बेटा, एरिया आपका होलो है, होलो मतलब आपका कर्व सरफेस होगा, नीचे से हम बंद नहीं मान के चल रहे हैं। होलो है तो आपका होलो सरफेस, होलो का अभी नहीं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल। एल जहाँ पर हमारी स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट होती है। कम से कम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने कहा कि भाई स्लैंट हाइट वगैरह को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाकी इसको हम एच वगैरह के टर्म्स में लिख लेंगे। इसकी हाइट हमने एच मानी है। लेट इट बी दिस हाइट इज एच। ठीक है, दिस इज एच एंड दिस स्लैंट हाइट इज एल। ठीक है, हम इसको इस्तेमाल कोशिश करेंगे, हमें इसकी कम से कम जरूरत पड़े, स्लैंट हाइट वगैरह ना यूज करनी पड़े। तो मैं इस एल को हटा करके साइन थीटा कोस थीटा ट्रोमेटर इस्तेमाल करके मैं लिख सकता हूँ बेटा आपका जो साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल को देखो बेटा ओ ए बी मान लो इसको, ट्रायंगल ओ ए बी को देखो तो आप कहेंगे सर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन आपका हाइपोटेनस, तो आर बाई एच हो जाएगा, आर बाई एल। ठीक है, या तो आर बाई एल बोल दीजिए साइन थीटा अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और क्या कर सकते हैं सर, हम तो एच के टर्म्स में चाहते हैं, रेडियस भी नहीं अगर चाहते तो भाई रेडियस के टर्म्स में, उसके एच के हाइट के टर्म्स में लिख सकते हैं। हाइट के टर्म्स में क्या लिख दूं मैं, अगर मैं कहूँ आपसे बेटा कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है एच और हाइपोटेनस कितनी है एल। तो अब जहाँ भी एल है वहाँ उसके क्या लिख सकते हैं एच अपॉन कोस थीटा। तो मैं जो आपका एम अपॉन पाई आर एल की जगह मैं लिख सकता हूँ बेटा एच अपॉन कोस थीटा। ये लीजिए एच, कोस थीटा चला गया ऊपर। ठीक, चाहे तो हम इस रेडियस को बैठा सकते हैं, रेडियस के टर्म्स में भी बात ना करने की जरूरत पड़े हमें, उसको बैठा सकते हैं, उसको भी ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करके उसको हटा सकते हैं। एनीवे चलिए, जब जरूरत पड़ेगी हम लिख लेंगे। अब देखो मैंने क्या किया ना बेटा, कुछ हाइट ऊपर, वाई हाइट ऊपर एक ना एक कट लगा लिया, एक पतली सी, बहुत ही पतली सी स्ट्रिप ले ली बेटा मैंने वाई हाइट ऊपर। ये लीजिए, ये रही मेरी बहुत ही पतली सी, बहुत ही थिन है। मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी थिक बनाई है, अदरवाइज दिस इज वेरी थिन। ठीक है, मतलब ये हमारी स्ट्रिप हो गई है। कितनी हाइट ऊपर है, वाई ऊपर। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने डिस्क क्यों ली है ये आप लोगों को पता होगा, हम इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। हमने ये आपकी छोटी सी जो पतली सी स्ट्रिप कट की है, वो स्ट्रिप इसलिए कट की है कि जिससे हम इस सिग्मा इक्वल टू, अगर ये मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिफॉर्म है तो छोटे से मास के लिए भी ये बात वैलिड रहेगी। छोटू से मास के लिए आप कहेंगे हाँ सर छोटे से, बड़े से मास के लिए हो चाहे छोटे से, अगर यूनिफॉर्म है तो रहेगी। तो छोटू सा मास अपॉन छोटू सा एरिया, मैं मान के चल रहा हूँ जो आपने रिंग कट की है, छोटा सा कट लगाया है, इसका मास है डीएम, इसका एरिया है डी। अब यहाँ पर जो एरिया लेना है वो एरिया ऑफ रिंग नहीं लेना है, इस बात को समझो, सर्कल का एरिया नहीं लेना है। तो सर आपने रिंग पहनी है, वो जो रिंग होती है मेटल की, उस मेटल का एरिया लेना है, जितनी जगह घेर रहा है उस सरफेस का नहीं, उस मेटल का एरिया, जितना मेटल इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने कहा यार ये कैसे होगा, मैंने कहा बेटा ये रही इसकी इस रेडियस छोड़ देख ले, स्मॉल आर मान लो। अगर मैं इस मेटल की रिंग को ऐसे बीच में से कहीं से कट करके, यहाँ से मैं कट लगा दूँ कहीं भी, उसको बिल्कुल सीधा कर दूँ, तो डोंट यू थिंक इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। ये कुछ ऐसी लगेगी, ऐसी लगेगी नहीं, आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ऐसी लगेगी, ऐसे, जिसकी लेंथ होगी बेटा 2 पाई आर, और जिसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी, जैसे ये स्लैंट हाइट है बेटा इधर से इधर, ये वाली ही विड्थ हो जाएगी। मान लेता हूँ इसकी विड्थ डीएल है।
थोड़ी देर मान लेता हूँ। सर डी एल क्यों ली, डी वाई क्यों नहीं ली बेटा, डी वाई क्यों नहीं ली उसका बताऊंगा मैं, क्योंकि हमने पिछले केस में तो डिस्क के केस में तो हमने इसको डी वाई ले लिया था शायद। हाँ जी, यहाँ तो नहीं ले रहे आप इसकी विड्थ को बेटा, उसकी वजह बताता हूँ। डिस्क के केस में बेटा सारा मास अंदर था, बाहर कोनों पर तो ना के बराबर था, लेकिन इसके केस में सारा का सारा जो मास है बेटा वो आउटर पेरिफेरी पर ही, हम बहुत माइक्रो माइन्यूट सी भी मिस्टेक नहीं कर सकते, अप्रोक्सीमेशन हम नहीं लेके चल सकते, इसलिए मैं इसको डी वाई नहीं ले रहा हूँ, डीएल ही ले रहा हूँ। डिस्क के केस में हमने डीएल ले लिया था, सॉरी डी वाई ले लिया था, बिल्कुल सर यहाँ पर मैं डी एल ही लूंगा। अच्छा ये बात है, हाँ जी। तो बेटा सिग्मा विल बी इक्वल टू आपका एम बाई आपका ये तो है ही एम कोस थीटा वाला हिस्सा तो है ही अपॉन पाई आर एस तो है ही, और दूसरा मैं लिख सकता हूँ बेटा छोटू सा मास अपॉन छोटू सी एरिया को मैं लिख लिया 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई डी एल। इस डीएल को भी हम हटाएंगे, तो यहाँ से बेटा हमारा डीएल को भी हटाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करते टाइम किसी भी एक वेरिएबल के टर्म्स में चीजें होनी चाहिए, या तो आर ही हो या थीटा ही हो या वाई ही हो, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। अगर 2-3 वेरिएबल हुए तो कहाँ से इंटीग्रेट कर पाएंगे, बात तो सर सही है ना। अच्छा इस स्मॉल आर को रिप्लेस कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं। देखो बेटा जरा टेन थीटा में आपसे पूछूं, ये ट्रायंगल कोई सा ले लो, ओ ए बी को हटा दीजिए, ओ आपका सी और डी ले लीजिए यहाँ पर, इन ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है। ओ सी डी में अगर मैं आपसे पूछूं बेटा टेन थीटा की वैल्यू अगर पूछूं तो टेन थीटा इक्वल टू कितना, आप कहेंगे स्मॉल आर डिवाइड बाई वाई। मैं सारे टर्म्स कोशिश कर रहा हूँ वाई के टर्म्स में ले जाऊँ, आप कहेंगे ठीक है सर ले जाइए, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे वाई टेन थीटा हो जाएगा सर, आर इक्वल टू वाई टेन थीटा। इसको यहाँ पर पटक देता हूँ ऊपर, तो कितना है बेटा डी एम अपॉन 2 पाई आर की जगह वाई टेन थीटा इंटू डीएल। सर ये डीएल को भी हटाएंगे क्या, हाँ बिल्कुल। डीएल क्या है, स्लैंट हाइट जो है उसका छोटा सा हिस्सा है, स्लैंट हाइट का छोटा सा हिस्सा। मान लेता हूँ इस जगह तक जहाँ पर आपने रिंग कट की, यहाँ पर स्लैंट हाइट बेटा आपकी एल है, ठीक। अब जरा एल के टर्म्स में और लिखो कुछ, जिस तरह आप लिख सकते हैं, एल को हटा करके एच के टर्म्स में या वाई के टर्म्स में लिया, मैं सच ये वाई के टर्म्स में लिख जाए तो वाई के टर्म्स में ले आइए, ठीक। तो बेटा मैं अगर आपसे पूछूं साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा नहीं बेटर होगा कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल टू अगर मैं पूछूं बेटा कोस थीटा इक्वल टू कितना होगा, ओ एंगल ओ ट्राइंगल ओसीडी में ही बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे सर कोस थीटा विल बी इक्वल टू बेस, ये रहा बेस, अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये रहा हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है वाई के बराबर, बेस इज इक्वल टू वाई, और आपकी हाइपोटेन्यूस किसके बराबर है, स्लैंट हाइट एल के बराबर। एग्री हो, आपको हाँ जी सर बात तो सही है। तो बेटा एल कोस थीटा, थीटा एंगल फिक्स है, ये कांस्टेंट है, इसको नहीं आप डिफरेंशिएट कर देना, इक्वल टू वाई, ठीक। चाहो तो एल इक्वल टू वाई अपॉन कोस थीटा लिख लीजिए। तो बेटा मैं यहाँ से डीएल लिखूँ, डीएल इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप कहेंगे डीएल इक्वल टू आ जाएगा सर डी वाई अपॉन कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट मत कर देना बेटा, कोस थीटा को कभी कुछ और बना दो, ठीक। आप कहेंगे हाँ जी सर। देखो मैंने एक इक्वेशन ये मान ली बेटा, ये लो, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में मैं इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1 की ही 2 की ही वैल्यू से फर्स्ट प्लेस की ये रख दी मैंने, और ये रही इक्वेशन थर्ड। इस डीएल की वैल्यू भी बेटा मैं यहाँ ले आकर रख देता हूँ इसमें। तो बेटा अब मेरा डीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर डीएम इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा 2 पाई, वाई है तो वाई को रहने दो, टेन थीटा है टेन थीटा को रहने दो, डीएल को कितना लिख दो, आप कहेंगे डी वाई अपॉन कोस थीटा है सर। एग्री हो, आप कहेंगे हाँ जी सर बात तो सारी सही लग रही है। आप चाहो तो इस सिग्मा की वैल्यू भी यहीं पे पटक दो, चीज़ें आसान हो जाएंगी, इस सिग्मा की वैल्यू यहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा की वैल्यू कितनी थी सर, ये ऊपर वाली इक्वेशन हमने लिखी दी थी सिग्मा के लिए, रही बेटा, इसको भी यहीं रख दो, सबको सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। कितना जाएगा एम कोस थीटा अपॉन पाई आर एच, स्मॉल आर कैपिटल आर जो भी आपको लिखा, कैपिटल आर, अगर कैपिटल आर तो फिक्स है। आप कहेंगे हाँ जी सर, इस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये लीजिए, ठीक। हाँ जी सर टेन थीटा, टेन थीटा कितना है अगर मैं यहीं से पूछूं, बड़े वाले ट्रायंगल में आपका ए ओ बी में टेन थीटा इक्वल टू कितना है, आप कहेंगे टेन थीटा इज नथिंग बट आर बाई कैपिटल एच है सर, ठीक है। ये भी हटाओ, ये भी मैं यहाँ पर ये लो बेटा आर बाई कैपिटल एच लिख देता हूँ, इस आर से इस आर की भी कहानी खत्म।
इस पाई से इस पाई की भी कहानी खत्म। ठीक, मैंने बहुत ही आसान कर दी चीजें। हमारे पास बच रहा है केवल m, ऊपर बच रहा है y dy, नीचे बच रहा है h स्क्वायर, कहानी खत्म, और कुछ नहीं है सर। ठीक है, ये dm की वैल्यू है। आप कहेंगे हाँ सर ये तो आसान हो गया। इसको आप इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो मानना चाहे माने, नहीं मानना आपको तो आप ये लीजिए बेटा, मैं ये फोर्थ मान लेता हूँ, नहीं मानना तो भी चल जाएगा, आपको समझ होनी चाहिए ठीक से। हमें सेंटर ऑफ मास निकालना, हाँ जी सर सेंटर ऑफ मास निकालना था, और सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें ये पता है कि सेंटर ऑफ मास आने वाला तो वाई एक्सिस के ऊपर ही है। ठीक है बेटा, वाई एक्सिस के ऊपर ही आने वाला है हमारा सेंटर ऑफ मास, सही बात है सर। तो सर सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर आना तो, अच्छा हाँ टू भी बाकी है। सेंटर ऑफ मास अगर हमारा वाई एक्सिस पर आने वाला है तो भाई हमें फॉर्मूला पता है सर, वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बेटा, आप कहेंगे वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू डीएम, इसकी मल्टीप्लाई वाई से कीजिए, और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, नीचे वाले हिस्से का तो 1/m हो जाता है, हम जानते हैं हर बार यही होता है। तो वाई सेंटर ऑफ मास इज कमिंग आउट टू 1/m। ठीक है, डीएम की जगह ये रख दो, हाँ जी सर कितना जाएगा 2m अपॉन एच स्क्वायर, 2m अपॉन एच स्क्वायर, एक वाई ये रहा और एक आपका वाई डी वाई, तो वाई स्क्वायर डी वाई कर दूँ, आप कहेंगे ठीक है सर। ये सारे टर्म तो बेटा स्टार्टिंग है तो कांस्टेंट है, बस ये वाला हिस्सा ही है वेरिएबल, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के एच तक इंटीग्रेट कर देता हूँ, एम से एम भी मारा गया, तो यहाँ पर बचे बेटा 2/h²। ठीक, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना जाएगा, आप कहेंगे y³ अपॉन 3, y³ अपॉन 3, वाई की जगह रिप्लेस करोगे h, अपर लिमिट h, लोअर लिमिट 0, तो 0 पर तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा h³/3, h स्क्वायर से मारा गया, तो आंसर कितना आ गया बेटा 2h/3। और ये सारे डिस्टेंसेस आपने y कहाँ से लिया था, आप कहेंगे y लिया था सर मैंने उसके वर्टेक्स से, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है बेटा, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, सोचते हैं अच्छा 2h/3 इसके बेस से है, बेस से नहीं इसके वर्टेक्स से दूरी है। ठीक है, वर्टेक्स इसकी दूरी है, 2h/3 फ्रॉम वर्टेक्स, या इसी को आप क्या बोल सकते हो बेटा h/3 और h/3 फ्रॉम बेस। ठीक, लिख लीजिए इसको। सुनिए, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे कोई शीट है, जैसे आपका मोबाइल हो सकता है, कोई आपकी बुक हो सकती है। ठीक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बेटा पंचिंग मशीन जो होती है, जो फाइल में पेजेस लगाते हैं उसको पंच करते हैं, उनमें बीच में छेद कर देते हैं, हाँ जी ऐसा समझ लो। ऐसा मान लीजिए पूरी की पूरी यूनिफॉर्म शीट थी, में सब जगह मास डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक, और इसमें से ये हिस्सा गायब कर दिया, बीच वाला आपका कैविटी है, दिस इज कैविटी। अगर कैविटी ना होती और मान लो ये स्क्वायर है, इसकी लेंथ ए है, इसकी ये साइड ए है। ठीक, अगर इसमें कैविटी ना होती तो इसका सेंटर मास कहाँ होता, आप कहेंगे सर इसके बिल्कुल सेंटर पर ही होता, यहीं पर होता। अब कैविटी है ना, इसके सेंटर पर ही होता, हाँ इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता। लेकिन अब बन गई इसमें कैविटी, कैविटी मतलब आपका खोखला हो गया, उससे हट गया, हटा दिया वहां से। तो बेटा अब ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है सर, इधर मास ज्यादा है इधर मास कम है, एग्री भाई। आपका जो लेफ्ट वाला हिस्सा है इसमें मास क्या हो गया, घट गया, बढ़ गया, मतलब लेफ्ट वाला जो था वही रहा, ऐसा कह सकते हो, लेफ्ट वाला जितना था उतना ही रहा, राइट वाले हिस्से का मास घट गया। पक्की बात है सेंटर मास अब लेफ्ट की तरफ कहीं शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास जो है कहीं आपका लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, एग्री हो है ना। चलिए देखते हैं कहाँ कितना लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा और कहाँ इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी। हमसे क्या पूछ सकता है, जहां इसका प्रीवियस सेंटर था बिफोर कैविटी, जब तक कैविटी नहीं थी तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर था, कैविटी बनने के बाद अब जो सेंटर ऑफ मास होगा उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, ये हम इस तरह क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। ठीक, या फिर वो कह सकता है कि अभी इसका मास m है, कैविटी बनने के बाद सेंटर ऑफ मास बताओ। ठीक है, उन क्वेश्चन में आपको बहुत ही एक्स्ट्रा केयरफुल रहना बेटा। मैं रिपीट कर रहा हूं क्या कह रहा हूं मैं कह दूं अभी विद कैविटी इसका मास m है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, m वगैरह का टर्म्स आपके साथ खेल हो जाता है बेटा, गड़बड़ कर देता है। चलिए पहले मैं आसान वाली बात कर लेता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास जब तक बिफोर कैविटी, मान लेता हूं इसका सेंटर मास O पर था। ठीक है, लेट, अगर इसमें कैविटी नहीं थी, बिफोर कैविटी जो था हमारा सेंटर मास कहाँ था,
एट ओ था। क्वेश्चन मेरा ये है, या कह दीजिए इस जो क्वेश्चन इस तरह पूछा था, आफ्टर कैविटी लेट सेंटर ऑफ मास बन जाता है बेटा ओ डैश पर। ओ डैश किधर होगा? आप कहेंगे सर कहीं इधर की तरफ होगा, मान लेते हो ये लो बेटा ओ डैश। फाइंड करना है हमें ओ डैश, ये दूरी कितनी होगी, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए, और आपको हर क्वेश्चन, ये जो पैटर्न है, जो तरीका है, केवल यहाँ पर नहीं, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम 12th क्लास में जाएंगे वहां पर भी फिर से पढ़ने को मिलेगा, सेम कंसेप्ट। आइए देखो बेटा, आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट को कुछ इस तरह से मानना है। देखिए वैसे तो नेगेटिव मास कुछ होता नहीं है याद, देखो चार्जेस तो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, है ना, चार्जेस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, लेकिन मास नेगेटिव नहीं होता, मास तो सदा पॉजिटिव होता है। बट हम हाइपोथेटिकली इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, क्या चीज, नेगेटिव मास के कंसेप्ट को। क्या क्या मतलब, क्या समझें सर? बेटा एक बात बताओ, ये जो आपकी डिस्क है, जो ये जो आपकी शीट है जहां पर हमने कट किया है, देखना, डोंट यू थिंक मैं इसको कुछ इस तरह भी मान सकता हूं कि नहीं? देखो जरा, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं इसको इस तरह ट्रीट कर सकता हूँ कि दिस इज मेड अप ऑफ दो आपकी शीट जो है ओवरलैप हो रही है, क्या हम इसको इस तरह से ले सकते हैं? थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए, है ना। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ एंड लेट इट विद दिस। ये तो, ओहो, एक सेकेंड, इसको जरा साइड कर देता हूँ, इसको लेके आता हूँ। देखो बेटा, क्या मैं इसको ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ, ये सर्कल है, हाँ जी सर ये सर्कल का हिस्सा है, इसको जरा साइड कर देता हूँ। ठीक है सर, अब जरा आराम से सोचना, जितने भी हिस्से को मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ बेटा, ग्रीन कलर से, सॉरी ब्लू कलर से, जितने हिस्से को मैं ब्लू कलर से डॉट डैश डैश लगा रहा हूँ मैं इसके ऊपर, इस पे मान लो आपका यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, इसका डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, हाँ जी सर। और ये जो जितना ये रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ मैं, ये दिस वन, इसकी डेंसिटी है माइनस सिग्मा। माइनस सिग्मा मतलब सर, बेटा माइनस सिग्मा है आपकी मास डेंसिटी ही है, लेकिन नेगेटिव। सर मास अपॉन एरिया नेगेटिव कैसे हो सकता है? हाँ मतलब नेगेटिव मास है, हाँ ऐसा मान रहा हूँ मैं। तो मुझे बताइए बेटा, आराम से सोचिए और मुझे बताइए, नेगेटिव मास पॉजिटिव मास, जैसे -1 +1 मिलकर कितना बनाता है? 0। हाँ जी सर ठीक है, नेगेटिव मास और पॉजिटिव मास मिलकर क्या बना लेगा? आप कहेंगे 0, कुछ भी नहीं बचेगा मास। हाँ वही कंसेप्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, थोड़ा सोचो और बताओ यही बनेगा, मिलेगा कि नहीं? मैंने क्या माना कि भाई एक आपका शीट है जिसके अंदर कोई कैविटी वगैरह नहीं है, नो कैविटी, फ्री ऑफ कैविटी, ठीक है, उसके ऊपर ओवरलैप करा दूं एक ऐसे मास को जिसका नेगेटिव मास डेंसिटी है, या कह दीजिए नेगेटिव मास है, तो नेगेटिव मास पॉजिटिव मास मिलकर के एक कैविटी बना लेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, ना नेगेटिव बचेगा ना पॉजिटिव बचेगा, ये बन जाएगी क्या? कैविटी खाली। थोड़ा सोचो और बताओ, एग्री हो इस बात से? इसको इस हिस्से को जब मैं उठा करके यहाँ पर रखूंगा तो ब्लू वाले को खा जाएगा, ब्लू और रेड आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या? कुछ भी नहीं, ना ब्लू ना रेड, बन जाएगा ये मेरा डायग्राम। समझ आ गई बात, हम क्या क्या कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? आप कहेंगे हाँ सर ठीक, हाँ जी ये वाली बात समझ आ गई। अब सुनिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो फिर तो हो ही जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो सारा समझ में आते चल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर के हम बना रहे हैं एक आपकी कैविटी, ये लीजिए, साइज इसका छोटा कर दिया, ओके शायद, आई डोंट नो। चलिए, इन दोनों से मिलकर के ये बन गया है। ये इसका साइज छोटा नहीं हो रहा, आई डोंट नो भाई, कोई बात नहीं,
इसको थोड़ा आप समझ गए ना बात? ठीक है, मैं इसको ऐसे रख दूँ ऊपर, आपको समझ में आ गई ये बात, ये कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बालक, चलिए अब जरा इसको फाइंड करते हैं, ओ डैश कितना होगा और कंस्ट्रक्टिंग कैसे करेंगे। आइए, अगर ये आपका यहाँ पर कोई कैविटी नहीं थी, उसका सेंटर ऑफ मास का होता, आप कहेंगे इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होता। एग्री? हाँ जी सर। अगर यहाँ पर कोई कैविटी वेटिंग बात नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास का होता, आप कहते हैं इसका जो सेंटर ऑफ, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसी का सेंटर ऑफ मास होता है, इसका सेंटर। एग्री हो? आप कहेंगे हाँ जी सर। आइए, अगर मैं मान लूँ बेटा इस दोनों की डेंसिटी कितनी, एक की डेंसिटी सिग्मा और दूसरी डेंसिटी हमारी माइनस सिग्मा, इसका और अच्छा तो ये दो बॉडी मान लूँ। हाँ बेटा, एक बॉडी ये मान लो इसका मास m1, दूसरी बॉडी मान लो इसका मास m2। और अगर दो मासेस मेरे पास हैं, एक है m1 एक है m2, ठीक है बेटा, एक है मास m1 m2, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है उसको तो फॉर्मूला है पता है, कहाँ पर होता है बेटा, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। आप कहेंगे इसका फॉर्मूला पता है, मैं m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होता है सर। ये तो हमें रट गया बिल्कुल। अच्छा मैं पूछूं m1 कितना होगा, आप कहेंगे m1 इसकी डेंसिटी सिग्मा इनटू इसका एरिया, एरिया कितना होगा स्क्वायर का, आप कहेंगे एरिया स्क्वायर इज ए स्क्वायर। अगर आपने ए माना था यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने एरिया ए माना था, आप कहेंगे हाँ जी सर, इसका एरिया आप ए स्क्वायर हो जाएगा फिर तो। ठीक है बेटा, आप कहेंगे हाँ जी सर, सिग्मा इंटू ए स्क्वायर। मैं पूछूं m2 कितना होगा, m2 आप कहेंगे सर इसका डेंसिटी सिग्मा नहीं है, माइनस का सिग्मा है। और इसका एरिया कितना सर, ये तो सर्कल है। हाँ जी सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर टाइप होगा, बिल्कुल सही है, माइनस सिग्मा इंटू पाई। सर रेडियस के टर्म्स में आंसर बता सकते हैं? नहीं बेटा, इसने साइड दे दिया ना एक, तो एक टर्म्स में बताना है। जरा डायग्राम को देखो और मुझे बिंदास होके बताइए, इसकी जो रेडियस ये जो है ये डिस्टेंस ये कितनी होगी। आप कहेंगे टोटल ए था, दिस इज a/2, a/2 इसका डायमीटर है, तो रेडियस कितनी, a/4। एग्री? बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा, a/4 इसकी रेडियस हो जाएगी, तो पाई a/4 और उसका भी सर स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो, सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 16 माइनस के साइन के साथ। मेरे पास है m1, मेरे पास है m2, ठीक है बेटा। हाँ जी, ओरिजिन किसको मानना है सर, जो पहले हुआ करता था पॉइंट, इसी को ओरिजिन मान लीजिए, इसी को मैंने ओरिजिन मान लिया बेटा यहाँ पर, ओ को, ओ इज दी ओरिजिन। ठीक है, ओ ओरिजिन है, ओ से m1 की दूरी कितनी, यानी r1 कितना आ गया बेटा, r1 था आपका o से आपकी m1 की दूरी, m1 क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ आपकी जो आपकी शीट थी उसका, वो कहेंगे, आप कहेंगे सर उसका सेंटर मास तो वहीं पर है, तो r1 की वैल्यू कितनी, 0। एग्री? हाँ जी सर। मैं पूछू बेटा R2 दूसरा मास, दूसरा मास किसका, जो आपका सर्कुलर डिस्क टाइप जैसी दिख रही है, इसका सेंटर मास कहाँ पर, आप कहेंगे जितनी इसकी रेडियस है यहाँ पर होगा सर, रेडियस के बराबर, और रेडियस कितनी है, a/4। a/4 बोल दो, आप कहेंगे हाँ जी सर। ये रहे आपकी फर्स्ट इक्वेशन, पटक दो सबकी वैल्यूज। ठीक है बेटा, तो R सेंटर ऑफ मास आ गया हमारा कितना, m1, m1 कहेंगे, m1 के लिए सर ये रखी हुई है कितनी, सिग्मा a स्क्वायर। R1 आप कहेंगे सर 0, m2 सर नेगेटिव है, माइनस का सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 16 मल्टीप्लाई बाई R2 कितना बेटा, इसकी रेडियस, रेडियस कितनी, a/4। अरे हाँ कि नहीं, समझ आई बात? ठीक है, आ जाए नीचे, नीचे m1 प्लस m1 कितना, आप कहेंगे सिग्मा a स्क्वायर सर, m2 कितना, आप कहेंगे सिग्मा पाई a स्क्वायर अपॉन 16 सर। कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी है, जैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सा अगर आपका आंसर लगता है, तो यही कॉम्प्लिकेटेड आंसर हमारा होने वाला है, जो भी आंसर आएगा वही है। सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते होंगे एग्जाम, बेटा ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, ये तो 0। हाँ सर, सिग्मा कॉमन ले सकता हूँ सब जगह से, सिग्मा यहाँ पर, सिग्मा यहाँ पर, सिग्मा यहाँ पर, ठीक है बेटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ए स्क्वायर यहाँ पर, ए स्क्वायर यहाँ पर, ए स्क्वायर यहाँ पर, ठीक, आप कहेंगे हाँ जी सर। तो ऊपर बचा माइनस का पाई a/4, 16×4 = 64, या 16 × 4 भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाई, यहाँ पर बचा बेटा 1 माइनस पाई बाई 16। ठीक है, आप कहेंगे हाँ जी सर। यहाँ पर चाहो तो एलसीएम ले लो बेटा, ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस पाई अपॉन 16 हो जाएगा, 16 को मार दो,
ठीक है, आंसर आ गया माइनस का पाई ए डिवाइड बाई 4 नीचे आ जाएगा बेटा, और यहाँ पर होगा 16 माइनस पाई। ठीक है, दिस इस टाइप का आंसर आएगा। हाँ जी बेटा, इस टाइप का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई बार कैलकुलेशन पर आप नजर डाल लीजिए, कहीं कोई एरर ना हो। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ कैविटी इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। कैविटी मैंने शो कर दी है, शोन। फाइंड द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा बताना। मैंने जो सेंटर था स्फीयर का, बड़े वाले स्फीयर का, उसको सेंटर को मैंने ओरिजिन मान लिया। यहाँ से कितनी दूरी पर होगी आपकी कैविटी, वो आपका सेंटर मास, उसको देख लेंगे उस हिसाब से। ठीक है, आपसे इस तरह क्वेश्चन भी कर सकता है कि भाई कैविटी के सेंटर से कितनी दूर होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वो सब घुमाए जा सकते हैं, वो नॉट अ बिग डील, उसको हम खुद हैंडल कर लेंगे। पहले ये फाइंड कर ले कि भाई ये जो एक्चुअल में जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर था बड़े स्फीयर का, इससे कितनी दूर हमारी कैविटी आ रही है। ठीक, मैंने जो आपको तरीका पहले में किया है वही इस्तेमाल करेंगे। इस बार जो डेंसिटी है बेटा, जहां पर आपका मटेरियल है, इसकी डेंसिटी रो मान लेता हूँ, और जो हिस्सा गायब हो गया है इसकी डेंसिटी मान लेता हूँ माइनस का रो। ठीक, वही कंसेप्ट अगेन कि बेटा अगर इस हिस्से में जहां पर कैविटी है, यहाँ पर प्लस का रो पहले से था, पूरा का पूरा स्फीयर मान लिया, कंप्लीट स्फीयर था, यहाँ पर मैं मर्ज कर दूं, इसके ऊपर कोइंसाइड करा दूं नेगेटिव रो वाले स्फीयर को, तो नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, बट हमारे यहाँ पर कोई मास बचेगा नहीं। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है सर, अगर नेगेटिव वाला रो जो है उसका मास में m2 मान लूँ, उसका सेंटर मास कहाँ पर रहेगा, आप कहेंगे उसके सेंटर पर। एग्री, आप कहेंगे हाँ जी। और जो बड़े वाला था इसका, जब तक कैविटी नहीं थी, उसका सेंटर मास कहाँ था, यहाँ पर। तो हम इसको इसी तरह सोल्व करेंगे। आर सेंटर मास इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, m1 को कितना बोलूँ मैं, m1 ब्लू वाला स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर। आप कहेंगे सर डेंसिटी इक्वल टू हमारा मास अपन वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी रो और वॉल्यूम कितना, आप कहेंगे सर 4/3 पाई आर क्यूब। स्विचिंग नहीं मिल रही है। ठीक है, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। मैं पूछूँ आपसे m2 कितना होगा, m2 कितना होगा, आप कहेंगे छोटे वाले का, हाँ जी रेड वाले का, माइनस का रो इनटू उसका वॉल्यूम। आप कहेंगे सर वॉल्यूम कितना ले, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, 4/3 पाई। लेकिन इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा, आप कहेंगे सर इसकी रेडियस तो थोड़ी अलग होगी, रेडियस विल क्वाइट डिफरेंट। हाँ जी, कितनी रेडियस, आप कहेंगे इसकी आधी रहेगी सर। अरे देखो भाई, इसका जो रेडियस है उसका डायमीटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो r/2 का क्यूब बराबर है। आप हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं R1 की। R1 कहाँ होगा, R1 तो सर जो बड़े वाले स्फीयर का उसी का सेंटर, इसी को O माना हमने, R1 इक्वल टू 0। R2 इक्वल टू कितना होगा, आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बेटा, ये टोटल रेडियस R है, इसका आधा, R/2 ही हो जाएगा। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गई है। रेड वाले का सेंटर कहाँ पर है समझ में आ गया है। ठीक, आ जाइए बस सोल्व कर दीजिए। m1r1 प्लस m2r2, इसको सोल्व कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट नंबर तक सबको। ये पहले टर्म तो जीरो बेटा, क्यों, क्योंकि r1 जीरो है। m2 माइनस का रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 1/2 का क्यूब, आप कहेंगे 1/8 इंटू सर r2 भी बाकी है, r2 r/2 डिवाइड बाई, या ये वही कह दीजिए बेटा, दिस मैं कुछ और नहीं लिख रहा, मैं वही लिख रहा हूँ, याद करो। आपका फर्स्ट आपका जो मास है उससे दूरी, दूसरे वाला मास देखो तो दूसरे वाला मास, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी डिवाइड बाय दोनों का मास का सम, वही जो फंडा मैंने आपको बताया था वही है। सर ध्यान से देखो तो आपको दिख जाएगा वही है सर। ठीक, चलिए m1 नीचे m1 प्लस m2, हाँ जी, रो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आपका 1/8, 1/2 का क्यूब 1/8 लिख दिया मैंने। जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, रो कैंसिल आउट कर दें, हाँ जी रो 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 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब गया, 4/3 पाई आर क्यूब गया। ऊपर कितना बच रहा है, आप कहेंगे ऊपर बच रहा है सर आपका माइनस का r/8 इंटू 2। नीचे कितना बच रहा है, पर 1 बचेगा बेटा, सब कैंसिल आउट करके ये मत सोचना गायब कर दो उसको, पर 1 बच जाएगा, 1 - 1/8।
ठीक है, माइनस का आर बाई 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 7/8। 8 से 8 मारा गया, कितना आ गया बेटा, माइनस का आर बाई 14। माइनस का आर बाई 14, एक बार आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से तो सब ठीक है। कि बेटा क्लास यहीं पर एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही हो पाएगा। मैं एक चीज़ कहता, मुझे मोशन वगैरह से कुछ लोगों के फ़ोन आता है कि सर अब आप अभी मोशन पढ़ा रहे हो, क्या प्लान है बच्चे पढ़ा। तो बेटा देखो, मोशन में आपको पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है ये आपकी खुद की चॉइस है, इसमें मेरे से कुछ नहीं लेन देना। ठीक है, जहाँ आपको पढ़ना वहाँ पढ़िए। ठीक है, मेरे कहने से ना कहने से कहीं कुछ इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का दिमाग है, आप वो कीजिए जो आपको उचित लगता है। ठीक है, ये आपकी फाइल कॉल है कि कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना, मोशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है कैसा भी।